हाँ जी, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन आपका एक ही बारी में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही स्टेप्स जो है मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहली चीज, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं अच्छे से आप उसके एडजस्टमेंट्स पढ़िए। ठीक है, एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उसके फॉर्मेट्स बना लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी हो फॉर्मेट सबके सेम है। कोई भी फुल फ्लेजेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसका फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट कैसे बनता है, सबसे पहले आप लिखेंगे जिस कंपनी की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड। देन आप यहां पे मेंशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जिस भी साल की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज 31 मार्च। अभी जो करंट ईयर ले रहा हूं मैं, 31 मार्च 2021 ले रहा हूं, मतलब मैं 2020-21 की स्टेटमेंट बना रहा हूं। अब हमने यहां पर फॉर्मेट बनाना है। देखिए, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पार्ट में होती है, तो आपने एक अच्छा खासा पूरा बड़ा पेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए रखना है। देयर आर 3 कॉलम्स, वन इज फॉर पर्टिकुलर एंड टू इज फॉर अमाउंट। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम है, ये हमारा अमाउंट कॉलम है। देखिए, ये जो अमाउंट का कॉलम जो है सेकंड कॉलम, यहाँ पे हमारे फाइनल बैलेंसेस आते हैं, तो जितनी भी प्लस माइनस करनी होती है वो हम अपने इंटरनल कॉलम में, इस कॉलम में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक अच्छा खासा पेज जो है, इनफैक्ट 1.5 पेज जो है, आप इस हेड के लिए छोड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज बी पार्ट। एंड सी पार्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमने हेड्स डाल दिए। अब हमने करना क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे ज्यादा मेजर काम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है। यहाँ पे हमें लिखना होता है सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड के लिए आप एक वर्किंग नोट बनाते हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो ये बनाना ही बनाना है आपने। यहाँ पर आप वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहां पर सबसे पहले आपने लिखना है करंट ईयर सरप्लस। ये करंट ईयर सरप्लस तो आपको पता ही कहां से मिलेगा, ये हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। तो करंट ईयर एसपीएल बैलेंस लेस प्रीवियस ईयर एसपीएल बैलेंस। ठीक है जी, इसके बाद आपने कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी है वापस। फर्स्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपके कोई भी रिजर्व्स में इंक्रीज आ रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ट्रांसफर करा गया, मतलब प्रॉफिट से ट्रांसफर आपने रिजर्व में करा है पैसा, वो ऐड हो जाएगा। किसी भी तरीके का डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड प्रपोज्ड हो, ठीक है, फाइनल हो या इंटरिम हो, दोनों यहाँ ऐड होते हैं, वो ऐड कर देंगे आप यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपका यहाँ ऐड हो जाएगा।
प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपने करंट ईयर में कोई भी प्रोविजन बनाया टैक्स के लिए, दैट विल ऑल्सो बी एडेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास ये जो फिगर आएगी दैट विल बी करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। इस फिगर को आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख देंगे। अच्छा, ये फिगर जो आएगी ये आपको एक साथ एक साथ नहीं करनी, जैसे जैसे क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते रहेंगे आप उन चीजों को, मतलब ये नहीं है कि आपने देखना है ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीजों को पहले ढूंढने में टाइम वेस्ट करें। ये अपने आप जैसे आप एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, देन बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आपको ये अपने आप दिखने लग जाएंगी, वो आप बस यहाँ पर ऐड ऑन करते रहेंगे। ये नहीं पहले ये चीजें ढूंढ के इन्हें एडजस्ट करो फिर आप आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है। इसके बाद हमें प्लस माइनस करना होता है नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई भी आपकी नॉन कैश या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी लिस्ट आएगी, ठीक है, उसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा। देन इसके बाद जो आपके पास आपको फिगर मिलेगी दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, माइनस कौन कौन सी चीज होती है, करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना, ये माइनस की आइटम्स हैं। और करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना ये प्लस की आइटम्स है। याद है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप नहीं लेते, वी आर रिकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ कैश, सो इग्नोर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक स्टेबल पोजीशन बताते हैं, कैश और कैश के समान जितनी भी चीजें होती हैं, तो आपने करंट एसेट्स के अंदर उन चीजों को नहीं लेना इस हेड में। ठीक है, तो ये आप एडजस्ट कर देंगे। लास्ट में आप यहाँ पर टैक्स पेड कर देंगे, जितना आपने टैक्स पे करा करंट ईयर में। यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर, ए पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज कैश, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो मेजर पार्ट हमारा यही है। इसके बाद आप यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाल लेंगे। तो आपके जब ए बी और सी के आंसर आ जाते हैं देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी पार्ट करते हैं, दैट इज नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपका कितना पैसा आया, इसके लिए हम तीनों ए बी और सी को ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग से इतना पैसा आया, इन्वेस्टिंग से इतना आया और फाइनेंसिंग से इतना आया। इन तीनों को ऐड करके ये हमारा टोटल पैसा पूरे साल में आया या फिर गया आ गया। इसके अंदर हम वो बैलेंसेस ऐड कर देते हैं जो हमारे पास साल के शुरू में कैश था या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीजें थी। ठीक है, तो अब देखिए, लेट से पूरे साल में मेरे पास 10,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ और 2,000 रुपए मेरे पास पहले से रखे हुए थे। तो आपका आंसर जो है वो आज आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, दैट शुड बी 12,000, राइट। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट से मैच करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्या ये इतना आ रहा है। अगर आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000 है, इसका मतलब आपका पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन जो है या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक सॉल्व करा है आपने। सीनियर क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन जो है हमारा 15 मार्क्स का भी आता है, 20 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा, तो यू हैव गॉट द राइट सॉल्यूशन। अगर आपका ये मैच कर जाता है तो मतलब आपने काफी हद तक क्वेश्चन ठीक करा हुआ है। अब आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो इस फॉर्मेट के अंदर, देन विल मूव अहेड। अब हम इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम टीएस गिरेवाल। ओपनिंग कैश एंड यहाँ पर दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए हुए 1,50,000। इसके बाद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको इसके लिए हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं देन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है एंड ज्यादा चीजें गिवन नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 की यहाँ पे जरूरत है नहीं। करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट इज 20,000, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, क्योंकि ना इंटरेस्ट है ना डिविडेंड है ना टैक्स है, कोई कुछ भी गिवन तो है नहीं।
तो इसलिए यही हमारा नेट प्रॉफिट जो है, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड यही होगा, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसके बाद देखिए क्या गिवन है, ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस को हमने नहीं छेड़ना। इसके बाद बोला डिक्रीज इन स्टॉक, दैट इज 80,000। डिक्रीज इन स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ हमने हेड बना लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बताएगा हम उस हेड में इसको डालते रहेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अब वो कह रहे हैं डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम होना इज एडेड, ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक 80,000। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आर लाइबिलिटीज, 1,20,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल ये ऐड हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना ऐड होता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 3 लाख, तो अगर कोई फिक्स एसेट सेल हो रही है दैट इज अ प्लस आइटम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज 3 लाख, ये इनर कॉलम में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन वापस करा 5 लाख, ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, नेगेटिव। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख, तो यहाँ पर आ गया 5 लाख। उसके बाद ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 80,000 प्लस 1,20,000 दैट विल बी 2 लाख, तो वी हैव गॉट आवर आंसर। ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट विल बी 2,20,000, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पर 3 लाख, क्लोज करा इसको 3 लाख, तो बी पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये आ जाएगा 3 लाख। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी नेगेटिव आउटफ्लो आ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। कई जगह ये लिखा होता है नेट कैश यूज्ड, ठीक है, तो आप यहाँ नेट कैश फ्लो भी लिखेंगे चल जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये आ गया नेगेटिव 5 लाख, ठीक है। अब ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत सारी बातें समझा देगा। डी पार्ट, डी इज नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, फॉर दैट वी हैव टू ऐड ए प्लस बी प्लस सी, तो ए इज 2,20,000, बी इज 3 लाख, दैट इज 5,20,000 माइनस 5 लाख, तो आ जाएगा 20,000। पूरे साल में 20,000 रुपए आए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फायदा क्या हुआ, ये आप इसने आपको ये बता दिया कि मेन काम हमारा होता है ऑपरेशंस, ऑपरेशन से हमारे पास 2,20,000 का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट तो हर बिजनेसमैन यही चाहेगा, जानना चाहेगा कि भाई उसका जो मेन कैश फ्लो है वो ऑपरेशन से आना चाहिए, तो ऑपरेशन जो है उसके अच्छे चल रहे हैं, 2,20,000 का कैश फ्लो आ रहा है। बाकी देखिए 3 लाख रुपए इन्वेस्टिंग से है और 5 लाख हमारा फाइनेंसिंग में गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ऑपरेटिंग का कैश फ्लो देखना होता है, तो ऑपरेटिंग का कैश फ्लो तो हमारे लिए आ रहा है कि पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कैश फ्लो पॉजिटिव है तो चांसेस रहते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट्स भी हो गई। अब यहाँ पर देखिए नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 20,000, और अच्छा अब इसके अंदर ऐड करना है हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो कितना था, दैट वाज 1,50,000, 1,50,000। देखिए अब इसके बाद जब आप देखेंगे 20,000 आया, 1.5 लाख पहले से था, तो अब ये फिगर क्या आ गई, क्लोजिंग हमारे पास आज की डेट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना बचा, 1,70,000। तो हमारे अकॉर्डिंगली 1,70,000 रुपये होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर में भी क्या दिया हुआ है, आंसर नहीं, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स है भी कितना, 1,70,000 ही है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड गिवन 2020 और 2019 की गिवन है, तो ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें क्या क्या चीजें एक बार नजर मार लो। उसके बाद मेन हमने जाना है एडजस्टमेंट पे, और एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड, 52,000 रुपये हमने इंटरिम डिविडेंड पे करा है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ जी। सो सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने पढ़नी है, दैट इज 52,000 पेड एज इंटरिम डिविडेंड। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहला पार्ट हमारा होता है वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना। वर्किंग नोट नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? करंट ईयर सरप्लस चाहिए। करंट ईयर सरप्लस हमें कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे सरप्लस दिया हुआ है, देख लेना, नोट तो इसका कुछ बना नहीं हुआ। तो ये रहा पुराना बैलेंस और ये रहा नया बैलेंस। तो 98,000 माइनस 96,000, इस साल 2,000 का सरप्लस दिख रहा है हमें। इसके बाद सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है यहाँ पे 52,000 पेड एज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड पे करा गया 52,000, यहाँ पे ऐड होगा बिकॉज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और ये इंटरिम डिविडेंड जो है, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ये हमारी सी एक्टिविटी का पार्ट है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हम इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे करा पूरे साल में, वो लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आउटफ्लो हमारा फाइनेंसिंग से बिलोंग करता है, 52,000। बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, हो गई एडजस्टमेंट, ज्यादा कुछ गिवे नहीं थी। अब आ जाओ आप बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के आइटम्स को आपने एनालाइज करना है कि इससे कैश फ्लो कैसे जनरेट हुआ होगा और हमें इसको कहाँ एडजस्ट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जो 2 लाख थी और 2 लाख ही है, मतलब ना शेयर इशू करे गए हैं, ना पैसा आया है ना गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 पर जाएंगे हम। नोट नंबर 1 में लिखा लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड। पहले जीरो था, अब 40,000 है, मतलब लोन हमने इस साल लिया है। और लोन लेना प्रोसीड्स फ्रॉम लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड। तो 40,000 रुपये यहाँ प्लस हो जाएगा, इनफ्लो है। लोन फ्रॉम बैंक, पहले 60,000 था, 50,000 है, इसका मतलब हमने लोन वापस करा है, तो ये आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन हमने वापस करा है, दैट इज 10,000, 10,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आगे हमारा करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, 72 से 82 हो रहा है, तो इसको हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ हम बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? प्लस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, सॉरी, इंक्रीज इन, तो माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हमारा 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस दिखाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको प्लस करते हैं। आफ्टर दैट अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स नोट नंबर 2। फिक्स्ड एसेट के लिए हमेशा वर्किंग नोट बनाए ही जरूर। यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? लैंड दिया हुआ है, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्शन गिवन है। तो आप चाहें तो तीनों के अकाउंट बना सकते हैं, बट यहाँ पे जो नेसेसरी है वो मैं तीनों का अकाउंट बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन पहले आपने यह समझना है कि जरूरत किसकी है। देखिए लैंड जो है पहले 40,000 का था, अब 60 का हो गया। इसका मतलब अगर कोई एसेट बढ़ रही है, अगर आप उसका अकाउंट बनाएंगे भी, तो सिर्फ यही दिखाना है कि भाई 40 का था 60 है, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है कि हमने लैंड परचेज करा है। कैश फ्लो, क्योंकि लैंड अंडे तो देता नहीं है जो बढ़ रहा होगा, हमने परचेज करा है तभी उसकी वैल्यू में एडिशन हुई है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ लैंड, दैट इज
20,000 माइनस हो जाएगा, हमने लैंड खरीदा है। अब आए थे बिल्डिंग। बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 हो गई है। एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का एक ही मात्र कारण होता है, परचेज करना, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो इसके अंदर भी अगर आप अकाउंट बना भी लोगे तो बैलेंसिंग फिगर यही इंडिकेट करेगी भाई, कुछ ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ एक इंक्रीज है जो दिखाना, इंक्रीज का कारण परचेज ही होता है। मशीनरी देखो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटेड एप्शन वगैरह सब है, तो इसका आप अकाउंट बना सकते हो। तो मशीन, वर्किंग नोट नंबर 2, मशीन अकाउंट बना लेते हैं एक, और एक बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड एप्शन, इसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप रफ फॉर्मेट्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बैलेंसेस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया उससे। 214 और 244 हमारे बैलेंसेस हैं, 2,14,000 और 2,44,000। और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के अकाउंट में यहाँ बाय बैलेंस बीडी, तो ये आ रहा है 54,000 और 72,000, तो यहाँ आ जाएगा 54,000 और 72,000। तो जो ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको करवाई थी एडजस्टमेंट्स के अंदर, आप देखिए बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने बैलेंस करना है। यहाँ बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, हमने एसेट परचेज करी है 30,000 की, बैलेंसिंग फिगर इसने इंडिकेट कर दिया। और यहाँ पर हमें डेप्रीसिएशन जो है का बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट ईयर का डेप्रीसिएशन जो है वो हमने 18,000 रुपये चार्ज करा है, ये भी आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब दोनों का ट्रीटमेंट करना है। जो आपने एसेट खरीदी है, परचेज ऑफ मशीन, वो नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज 30,000 आउटफ्लो। और जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है वो दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आपको पता ही है, जो हमने एडजस्टमेंट्स के अंदर करा है वो यहाँ ऐड हो जाएगा 18,000। ठीक है, अब हमने वर्किंग नोट नंबर 1 को क्लोज करा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिखा रहा है, 54,000 का हमारा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अभी अभी तो फिक्स एसेट्स हुई है ना, अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं इन्वेंट्री, करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स 50,000 से 44,000 हो रही है, तो ये गिर रिड्यूस हो रही है। जब इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है तो ये ऐड होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स का रिड्यूस होना ऐड होता है। इन्वेंट्री कितने से, 6,000 रुपए से यहाँ प्लस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 70,000 से 76,800 हो रहे हैं, 76,800, तो ये लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो आपका कैश फ्लो रुक रहा है वहाँ उनके पास, 6,800। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम ट्रीट नहीं करते ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 54,000 जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 18,000 ऐड की आइटम है, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये आ जाएगा 72,000। इसके बाद हमने जो एडजस्टमेंट्स करी यहाँ पर दैट इज 10, 6, 16,000, 9,200। तो हमारा ए पार्ट का यहाँ आंसर आ गया, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ जाएगा 81,200, ए पार्ट का आंसर। देन 2010 ये आ जाएगा 60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बी पार्ट, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, -60,000, मतलब ये आउटफ्लो है। यहाँ आ जाएगा 52, 40, तो -22 आ गया। सी पार्ट का आंसर आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब डी पार्ट इज नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी, तो 81,200
81,200 और नेगेटिव कितना है 22 और 60, 82,000। तो ये आ जाएगा माइनस का 800, तो माइनस का 800 आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साल के शुरू में हमारे पास कितना पैसा था, इस साल पैसा आया नहीं गया ही है। साल के शुरू में हमारे पास था 8,000 रुपये, 8,000, ठीक है, और गया 800 नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा क्या आ रहा है 7,200। अगर आप बैलेंस शीट में भी देखें तो इट इज शोइंग 7,200। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है।